वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 50 राजावत कॉरपोरेशन। आज भौमी का राजावत कॉरपोरेशन में पहला दिन था। उसके साथ कुमुद भी थी। कुमुद चारों तरफ देखते हुए अंडस्को, वाह यार कितना खूबसूरत ऑफिस है। मेरे पापा का भी ऑफिस काफी बड़ा है, लेकिन इसकी तो बात ही कुछ अलग है। भौमी कुमुदा को देख मुस्कुरा देती है। तभी द्रविक वहां आता है। द्रविक बड़े रेस्पेक्ट से बोलता है, अंडस्को मैम, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती है। भौमी बोलती है, अंडस्को द्रविक, मैंने आपसे कितनी बार बोला है ऑफिस में मुझे मैम मत बुलाएगा, वरना सबको शक हो सकता है मुझ पर। द्रविक ने हिचकिचाते हुए हाँ में से हिला दिया। द्रविक एक लड़की को कुमुदा को उसका फ्लोर दिखाने को बोल पर्सनली भौमी को एकाक्ष के ऑफिस की तरफ ले जाता है। दरअसल भौमी एकाक्ष की पर्सनल असिस्टेंट थी, वही कुमुदा को सिद्ध की पर्सनल असिस्टेंट की जॉब मिली थी। अब आगे वही ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज भौमी और कुमुदा को घूर घूर कर देख रहे थे। आखिर देखे भी क्यों ना, दोनों ही लड़कियां बला की खूबसूरत थी। वही भौमी की अपीयरेंस और खूबसूरती के तो क्या ही कहने। वही कई एम्प्लॉयज तो उन दोनों को जलन और नफरत से देख रहे थे। एक एम्प्लॉय दूसरे से बोली, अंडस्को मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, खोर इन कॉलेज गोइंग लड़कियों को हेडक्वार्टर में जॉब मिल कैसे गई। यहाँ पर जॉब मिलना आसान बात नहीं है, कई सालों का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब भी लोग हेडक्वार्टर में नहीं घुस पाते हैं। यहाँ तक कि मुझे भी ना जाने कितने मुश्किलों से हेडक्वार्टर में जॉब मिली है। और ये दोनों कॉलेज गोइंग लड़कियां जिनका अभी तक कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन के सीधा यहाँ नौकरी मिल गई। उसकी बात सुन दूसरी लड़की जलन से बोली, अंडस्को जब इंसान के पास खूबसूरती हो ना तो वो बड़ी आसानी से कहीं भी घुस सकती है। अब देखा नहीं क्या कैसे द्रविक सर उस लड़की से बात कर रहे थे। मुझे तो लगता है जरूर इस लड़की ने ही अपनी खूबसूरती की जाल में द्रविक सर को फंसाया है, तभी तो वो बिना किसी मेहनत के यहाँ घुस पाए हैं। पहली लड़की बोली, अंडस्को मुझे तो दानिश सर ऐसे नहीं लगते जो किसी की खूबसूरती देख उसे इतना बड़ा पोस्ट दे दे। तभी तीसरी लड़की बोली, अंडस्को अरे दानिश सर भी एक मर्द ही है, उनकी भी कुछ नीड्स तो होती ही होंगी ना, अगर वो किसी के पीछे लट्टू है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अजीब बात है। दूसरी बोली, अंडस्को वो बात हम समझते हैं, मगर द्रविक सर को ऐसे अपनी पर्सनल रिलेशन को अपने काम के बीच नहीं लाना चाहिए था। एक इतनी बड़ी पोस्ट एक ऐसे पर्सन को देना जो उसके लायक भी नहीं है, ऐसे उन्होंने हमारे साथ भी गलत किया है। आई थिंक हमें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। उसकी बात सुन दूसरे एम्प्लॉयर्स भी सहमति में से हिलाते हैं। वही इन सब बातों से दूर द्रविक भौमी को एकाक्ष के केबिन के बाहर रुककर बोलता है, अंडस्को मैम ये सर का केबिन है, सर अभी मीटिंग में है, तब तक सर ने आपको यही उनका वेट करने ले लिए बोला है। इतना कह उसने गेट ओपन कर दिया। भौमी जैसे ही केबिन आप में एंटर करती है, उसकी नज़र एकाक्ष के खूबसूरत केबिन में जाता है। भौमी बड़े गौर से एकाक्ष के पूरे केबिन को देख रही थी। भौमी केबिन के इंटीरियर डिजाइन की काफी इम्प्रेस होती है। भौमी सोफे पर बैठे एकाक्ष के आने का वेट करने लगी। कुछ ही देर बाद केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। भौमी ने कमीन कहा तो एक लड़की अपने हाथों में कुछ स्नैक्स की प्लेट लिए अंदर आई। उस लड़की ने स्नैक्स की ट्रे भौमी के सामने रख दिया। अचानक ट्रे में रखा पानी का गिलास भौमी के ऊपर गिर गया। भौमी जल्दी से खड़ी हो गई, उसके कपड़े गिले हो गए थे। वो लड़की जल्दी से माफी मांगते हुए बोली, अंडस्को आई एम सो सॉरी, वो गलती से तुम्हारे ऊपर पानी गिर गया। भौमी जानती थी कि इस लड़की ने जानबूझकर उस पर पानी गिराया है, मगर उसने कुछ नहीं बोला। भौमी को कुछ न बोलता देख उस लड़की को गुस्सा आ गया। उसने बहुत ही रुट के बोला, अंडस्को अब मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, तो किस बात का इतना एटीट्यूड दिखा रही है। वैसे भी तुम जैसी लड़कियों की इतनी औकात नहीं है जो मुझे एटीट्यूड दिखा सके। दरअसल टिया भी उन्हीं एम्प्लॉयर्स में शामिल थी जिन्हें भौमी का यहाँ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऊपर से जब द्रविक ने भौमी के लिए स्नैक्स ले जाने के लिए कहा, तब टिया को पूरा यकीन हो गया कि इसके और द्रविक के बीच में कुछ गलत है, और वो द्रविक की वजह से ही आ पाए है। मगर जब उसने भौमी को एकाक्ष के केबिन में सोफे पर बैठे देखा तो उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। उसने ठान लिया कि वो इस लड़की को सबक तो सिखा कर रहेगी, इसलिए टिया ने जानबूझ पर पानी का गिलास भौमी पर गिरा दिया। भौमी ने टिया की बात सुन कहा, अंडस्को एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। भौमी की बात सुन टिया और भी ज्यादा भड़क गई। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, अंडस्को क्या तुझे तेरे अलावा और कोई दिख रहा है। तेरी जैसी बाजारू लड़की की औकात नहीं है यहाँ खड़े होने की। पहले तूने द्रविक सर को अपने खूबसूरती की जाल में फंसाया और अब एकाक्ष सर को भी फंसाना चाहती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तुझ जैसी लड़कियों की जगह कोठे पर ही यह नहीं, चल निकल अभी इस ऑफिस से। टिया की बातें सुनकर भी भौमी के चेहरे पर कोई भाव भी आया। वो चुपचाप खड़ी अपनी इमोशनलेस आंखों से टिया को घूर रही थी।
भौमी को अपनी जगह से ना हिलता देख टिया ने गुस्से से उसकी बाजू पकड़ बाहर धकेलने को हुई, मगर तभी भौमी ने अपनी बाजू झटकी जिससे टिया संभाल नहीं पाए और सीधा सामने रखे टेबल से टकरा गई। आवाज सुन बाकी के एम्प्लॉयर्स भी केबिन के बाहर जमा हो गए, क्योंकि एकाक्ष के केबिन में जाने की हिम्मत उनमें से किसी में नहीं थी। तभी शायला, जिसने ही लोगों को भौमी के खिलाफ भड़काया था, वो जल्दी से केबिन के अंदर आई। टिया के माथे से खून निकलता देख वो सीधा टिया को खड़ा करते हुए भौमी को डांटते हुए बोली, अंडरस्को भौमी ये क्या कर रही हो तुम? माना कि तुम नहीं हो, तुम में ना ही कोई क्वालिफिकेशन है और ना ही एक्सपीरियंस, पर क्या तुम में बेसिक मैनर्स भी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टिया को गिराने की? शायला मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है, अंडरस्को बहुत शौक है ना तुझे मेरे एकाक्ष के पास काम करने की, अब देख कैसे तुझे जलील कर धक्के मार के इस ऑफिस से निकलवाती हूँ। भौमी शायला का नाटक समझ रही थी, मगर वो अपने ऑफिस के पहले ही दिन कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहती थी, स्पेशली एकाक्ष ने सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो शुरुआत से टिया की बकवास सुन रही थी और वैसे भी वो टिया जैसे बेवकूफ़ों के मुँह लग अपना समय नहीं खराब करना चाहती थी। भौमी बोली, अंडरस्को अब गिरे हुए लोगों को गिराने में कैसे मैनर्स? वैसे मिस रूही को तो सही से खड़े होना भी नहीं आता, अब इसमें वो गिर गई तो उसमें मेरा क्या दोष है? भौमी की बात सुन टिया को काफी गुस्सा आया, वो जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। टिया रोते हुए बोली, अंडरस्को तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो? पहले तो तुमने बिना वजह मुझे धक्का देकर चोट पहुंचाया और अब मुझे गिरी हुई बोल रही हो। टिया इस वक्त इतनी दयनीय लग रही थी कि सभी लोगों को उससे सिंपैथी हो रही थी, वही भी भूमि पर गुस्सा। वही भूमि मन ही मन टिया की नौटंकी पर इम्प्रेस हो रही थी। भूमि मन में, अंडरस्को इससे तो एक्ट्रेस होना चाहिए था, खानखा इस फिल्म में अपना हुनर बर्बाद कर रही थे। शायला गुस्से से बोली, अंडरस्को भूमि तुमने आखिर टिया को धक्का क्यों दिया? लिसन भूमि, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, चाहे तुम्हें यहाँ किसी ने भी रेकमेंड किया हो, मगर हमारे यहाँ ऐसा अनप्रोफेशनल बिहेवियर यहाँ पर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सो गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। भूमि जैसे ही कुछ कहने को हुई, अचानक वहां किसी की डरावनी आवाज गूंजी, अंडरस्को और आपको ये डिसीजन लेने की परमिशन किसने दी मिस शायला कि हमारे ऑफिस में कौन काम करेगा या नहीं? आवाज सुन जो लोग मजे से तमाशा देख रहे थे वो एक झटके से गेट से दूर हो गए। वही टिया और दूसरे एम्प्लॉयर्स जो भूमि के ऑफिस के निकल जाने को लेके खुश हो रहे थे, उनकी खुशी एक पल में फूर हो गई। वो डरते हुए एकाक्ष को देखने लगे। एकाक्ष दरवाजे पर रोक से खड़ा था। यूं तो एकाक्ष हमेशा सीरियस ही रहता था, मगर आज उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति दिख रही थी, जैसे तूफान के आने की पहले की शांति हो। एकाक्ष के पीछे द्रविक खड़ा था, जो यहाँ पर क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश कर रहा था। एकाक्ष सीधा भौमी के पास खड़ा हो गया। एकाक्ष शायला को अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए रक्कश आवाज में बोला, अंडरस्को हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं मिस शायला, आखिर किसके परमिशन से आप हमारे एम्प्लॉय को निकाल रही है? और जहाँ तक हमें याद है ये ऑफिस हमारा है, तो आप यहाँ से किसी को निकालने वाली कौन है? शायला, जो पहले एकाक्ष के अचानक आ जाने से काफी घबरा गई थी, अब एकाक्ष की बात सुन उसे काफी बेइज्जत महसूस हो रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी केवल इस बेइज्जती को सहने के। मगर उसने ठान लिया था कि आज किसी भी हाल में भौमी को इस ऑफिस से निकाल के रहेगी। शायला अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, अंडरस्को एकाक्ष वो। शायला के इतना कहते ही एकाक्ष उसे घूर कर देखता है। शायला जल्दी से संभल कर, अंडरस्को सर वो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज भौमी ने पहले ही दिन काफी अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया है, यहाँ तक कि उसने एक काफी होनहार और प्रोफेशनल एम्प्लॉय को चोट तक पहुंचाया है। हम ऐसे किसी इंटर्न को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। टिया अपने बारे में एकाक्ष के सामने इतनी तारीफ सुन फूले नहीं समा रही थी। वही अचानक भौमी को हंसी आ गई, मगर उसने जल्दी ही उसे रोक लिया। तभी शायला का साथ देते हुए दूसरे एम्प्लॉयर्स भी हिम्मत कर बोला, अंडरस्को शायला मैम सही कह रही है सर, हम अपने ऑफिस में इन जैसी बदतमीज एम्प्लॉय के साथ काम नहीं कर सकते। वैसे भी इनके पास नहीं कोई डिग्री है और ना ही कोई क्वालिफिकेशन, फिर भी आपने ना जाने आपने इनको क्या देखकर यह जॉब दिया है, जो कि हमारे साथ इनजस्टिस है। एकाक्ष ने उस आदमी को अपनी कहर बरसाती नजरों से देखा। एकाक्ष की नजरें देख उस आदमी की आवाज उसके गले में ही रह गई। वो घबराकर अपना सर झुकाया पीछे हो गया। वही शायला मन ही मन काफी खुश हो रही थी। एकाक्ष बोला, अंडरस्को तो आप लोगों को लग रहा है कि इनके आने से आप सबके साथ इनजस्टिस हो रहा है। चलिए ठीक है, हम आप सबको एक मौका देते हैं। आप मैन से जो चाहे वो मिस भौमी के साथ कोई भी 3 कंपटीशन कर सकते हैं। अगर मिस भौमी किसी भी एक कंपटीशन में हार गई तो हम आपकी बात मानकर इन्हें अभी इस ऑफिस से निकाल देंगे, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको भी वही पनिशमेंट दी जाएगी। एकाक्ष की बात सुन सब एकाक्ष को हैरानी से देखने लगे। किसी को भी एकाक्ष का भौमी पर इतना भरोसा करना समझ नहीं आ रहा था।
यहाँ पर काम करने वाला हर एम्प्लॉय देश क्या दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल किए हुए है और वो उन्हें एक ऐसी लड़की से कंपटीशन करने के लिए बोल रहे हैं जिसने अभी तक कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया था। वही हैरान तो भौमी भी थी। एकाक्ष का अपने ऊपर इतना विश्वास देखकर वो समझ गई थी कि एकाक्ष ये सब उसी के लिए कर रहा है ताकि किसी के मन में भी उसके काबिलियत के लिए कभी कोई सवाल ना उठे। भौमी के दिल में एक अलग सी गर्माहट हो रही थी। एकाक्ष ने भौमी की तरफ देखा तो भौमी के मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। ये देख एकाक्ष के चेहरे पर एक अनदेखी मुस्कान आ गई। चैप्टर 51 जय श्री राम फोल्डेड हैंड्स। एकाक्ष की बात सुन सब एकाक्ष को हैरानी से देखने लगे। किसी को भी एकाक्ष का भौमी पर इतना भरोसा करना समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर काम करने वाला हर एम्प्लॉय देश क्या दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल किए हुए है और वो उन्हें एक ऐसी लड़की से कंपटीशन करने के लिए बोल रहे हैं जिसने अभी तक कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया था। वही हैरान तो भौमी भी थी। एकाक्ष का अपने ऊपर इतना विश्वास देखकर वो समझ गई थी कि एकाक्ष ये सब उसी के लिए कर रहा है ताकि किसी के मन में भी उसके काबिलियत के लिए कभी कोई सवाल ना उठे। भौमी के दिल में एक अलग सी गर्माहट हो रही थी। एकाक्ष ने भौमी की तरफ देखा तो भौमी के मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। ये देख एकाक्ष के चेहरे पर एक अनदेखी मुस्कान आ गई। अब आगे दूसरी तरफ कुमुदा एक्साइटमेंट से पूरे फ्लो को घूम घूम कर देख रही। उस फ्लो पर कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए थे। कुमुदा हर डिपार्टमेंट में जाकर वहां के काम को देखने लगती। वही एम्प्लॉयज कुमुदा के कटनेस पर मुस्कुरा कर रह जाते। अचानक कुमुदा को प्यास लगने लग गई। कुमुदा पानी ढूंढते लगती ही उसकी नज़र पानी पर जाती ही वो अपने आसपास बिना ध्यान दिए सीधा उस तरफ बढ़ती है। अचानक कुमुदा का पैर फर्श पर गिरे पानी में स्लिप हो गया जिससे वो सीधा उसके साइड से जा रहे लड़के पर गिर जाती है। वो लड़का भी खुद को संभाल नहीं पाता और कुमुदा को ले ही नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मुंह से दर्द से आह निकल जाती ही। कुमुदा ऊपर और वो लड़का कुमुदा के नीचे था। कुमुदा जिसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर अपना सर उस लड़के के सीने में छुपाया हुआ था वो धीरे धीरे अपना सर उठाकर सामने देखती है। कुमुदा की आंखें किसी के खूबसूरत काली आंखों से टकराती है। कुमुदा उन आंखों में खो सी जाती है। वही वो लड़का भी कुमुदा के खूबसूरत और प्यारे चेहरे को एकटक देखने लगता है। कुमुदा की खूबसूरत काली आंखें जिसमें अभी बेहद सारी मासूमियत भरी हुई थी, थोड़े कली बाल जो अभी उसके चेहरे पर आ रहे थे, हल्की चबी चिक्स जो कि काफी क्यूट लग रही थी। वो लड़का तो कुमुदा के प्यारे चेहरे पर जैसे मंत्रमुग्ध हो जाता है। अचानक वो दोनों होश में आते हैं। अब दोनों ही शौक से एक दूसरे को देख रहे थे। कुमुदा हैरानी से बोली, अंडस्को तुम? वो लड़का अपने इमोशंस को छुपा कर बिना किसी भाव के बोला, अंडस्को अब क्या आप मेरे ऊपर से उठने का कष्ट करेगी? वे सुन कुमुदा को अब जाकर ध्यान आता है कि वो अभी भी उस लड़के के ऊपर गिरी हुई ही। कुमुदा जल्दी से खड़े होकर माफी मांगते हुए कहती ही, अंडस्को सॉरी वो मेरा पैर फिसल गया था। वो लड़का खड़े होकर अपनी कमर सहलाते हुए बोलता है, अंडस्को कुछ देर और हो जाती तो आज मेरा कमर ही नहीं बचता। आखिर खाती क्या है, देखकर कोई नहीं कह सकता ये इतनी भारी होगी। उस लड़के ने ये बात काफी धीरे से कही थी। कुमुदा पूछती ही, अंडस्को क्या तुमने कुछ बोला? वो लड़का ना में सर हिलाते हुए वहां से जाने लगता है। उस लड़के को जाते देख कुमुदा जल्दी से उसके सामने जाते हुए बोलती है, अंडस्को अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? कुछ दिन पहले तुमने मुझे जंगल में गुंडों से बचाया था। वैसे उस दिन के लिए थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो ना जाने मेरा क्या होता। हाँ, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सिद्ध था जिसने कुछ दिनों पहले एक लड़की को जंगल में गुंडों से बचाया था। वो लड़की कुमुदा थी। सिद्ध कुमुदा की तरफ देखकर बोलता है, अंडस्को आप हमें पहले ही थैंक यू कह चुकी है, वैसे भी हमने कुछ भी थैंक यू के लिए नहीं किया। कुमुदा मुस्कुराते हुए देखती ही कुमुदा कहती ही, अंडस्को वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम भी मेरी तरह इस ऑफिस में काम तो नहीं करते? ये कहते वक्त कुमुदा की आवाज में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। सिद्ध रुक उसकी तरफ देखकर कहता है, अंडस्को आप इस ऑफिस में काम करती है मगर हमने तो आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। कुमुदा खुश होते हुए बोलती ही, अंडस्को आज ही मैं यहाँ ज्वाइन हुई हूँ सिद्ध सर के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर। अच्छा, क्या तुम सिद्ध सर से मिले हो? क्या वो बहुत ज्यादा खड़ूस है? मैं तो अभी तक उनसे मिली भी नहीं हूँ, ना जाने वो कितने डरावने दिखते होंगे। कुमुदा की बात पर सिद्ध उसे गुस्से से घूर कर देखने लगा। सिद्ध गुस्से से कुमुदा से बोला, अंडस्को और आपको किस एंगल से हम डरावने दिखते ही? कुमुदा फ्लो में बोली, अंडस्को अरे मैं आपके बारे में थोड़ी, मैं तो अपने खरूस बॉस के बारे में बात कर रही थी। कुमुदा ने सिद्ध को देखा तो सिद्ध की गुस्से से घूरती नजरों को देख वो चुप हो गई। अचानक कुछ सोच कुमुदा बड़ी बड़ी आंखें कर सिद्ध को घूरने लगी। कुमुदा हकलाहट के साथ बोली, अंडस्को तुम आई मीन आप ही सिद्ध सर है?
सिद्ध बोला अंडरस्को, जी हाँ हम ही सिद्ध है, आपके खरूस बॉस। सिद्ध फ्रस्ट्रेशन से बोला अंडरस्को, हमने कितनी बार मना किया है भाई साहब को कि हमें कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए, लेकिन वो मानते ही नहीं। अरे अगर असिस्टेंट देना ही था तो कोई ढंग की ही दे देते। इतना कह उसने घूर कर कुमुदा को देख एकाक्ष के ऑफिस की तरफ चला गया। वही कुमुदा जो अभी तक सदमे में थी, वो अपने सर पर हाथ मार कहती है अंडरस्को, कुमुदा कितनी बार पापा ने कहा था थोड़ा कम बोला कर, अब देख फंस गई ना। कुमुदा झूठा रोने का नाटक करते हुए अंडरस्को, मम्मी आज तेरी दोस्त का आखिरी दिन ही इस ऑफिस में, इतना कह वो जल्दी से सिद्ध के पीछे भाग गई। कुछ देर बाद बड़े से मीटिंग रूम में एक तरफ भूमि और कुमुदा बैठे हुए थे, वहीं उनके सामने ऑफिस के एम्प्लॉयज अकड़ से बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर घमंड साफ साफ देखा जा सकता था। टिया शायला से भूमि का मजाक बनाते हुए बोली अंडरस्को, चचा शायला मैम मुझे इनके लिए काफी बुरा लग रहा है। देखिए कितनी मेहनत से लड़कों को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसा कर इस ऑफिस में दाखिल हुई थी और अब बेचारी को पहले दिन ही ऑफिस से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगी। टिया की बात पर दूसरी एम्प्लॉय बोली अंडरस्को, अब क्या करें इन जैसी चालबाज लोगों का यही हाल होता है। इस लड़की की बात पर टिया हंसने लगी। वही शायला मन ही मन काफी खुश हो रही थी भूमि की बेइज्जती देख। कुमुदा ने चिंता से भूमि को देखा जो आराम से अपने फोन में गेम खेल रही थी। उसे देख बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे उसे किसी बात की चिंता हो। भूमि को देख कुमुदा को भी थोड़ी हिम्मत मिली। तभी दरवाजा खुला और एकाक्ष एटीट्यूड से चलता हुआ अंदर आया। एकाक्ष के पीछे उसका असिस्टेंट ऋविक और सिद्ध भी चलते हुए अंदर आए। एकाक्ष को देख अभी एम्प्लॉयज खड़े हो गए। एकाक्ष सीधा बीच वाली चेयर पर बैठ गया। सिद्ध भी उसी के साइड में बैठ गया। वही ऋविक एकाक्ष के पीछे खड़ा हो गया। एकाक्ष सबको देख बोला अंडरस्को, हमें नहीं लगता कि हमें कुछ कहने की जरूरत है। ये कंपटीशन आप सबके सरोकार के लिए रखा गया है ताकि किसी भी एम्प्लॉय को ये शिकायत ना हो कि उसके साथ राजावत कॉर्पोरेशन में किसी भी तरह की इनजस्टिस हुई है। इतना बोल वो चुप हो गया। एकाक्ष के चुप होने के बाद ऋविक बोला अंडरस्को, आप में से कोई भी मिस भूमि को 3 चैलेंजेस दे सकता है। जो भी इस कंपटीशन में हारेगा उसे कंपनी छोड़कर जाना होगा। अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दैविक ने सबकी तरफ देखा मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। ये देख दैविक ने एकाक्ष की तरफ देखा तो एकाक्ष ने पलके झपकाकर कंपटीशन शुरू करने का इशारा किया। आज के लिए बस इतना ही। फोल्डेड हैंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।